तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मलयालम सिनेमा की एक बहुत ही जबरदस्त हॉरर थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं, जिसका नाम है डेस इराए। इस मूवी की कहानी आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। तो चलिए, बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोगों को एक डिस्क्लेमर दिखाया जाता है, जिसका अर्थ है जजमेंट के दिन सारे लोगों को उठाया जाएगा, उनका हिसाब किताब बराबर करने के लिए। और उसी तरह यह मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसके बाद हम लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मधु नाम के एक शख्स को देख पाते हैं, जो एक ठेकेदार होता है। मधु यहाँ एक साइट पर काम करवा रहा होता है। उसी वक्त एक वर्कर अपनी चाय की गिलास नीचे गिरा देता है। इस वाकया को देख मधु को थोड़ा अजीब लगता है, मतलब कि मधु को आभास हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी एक शख्स मधु के पास कॉल करके एक हैरान कर देने वाली बात बताता है। मधु दौड़ते हुए अपने घर की तरफ भागता है। जब घर पर आता है तो यहाँ काफी सारे लोगों की भीड़ जमा होती है, और उसी तरह यहाँ पुलिस वाले भी होते हैं। पुलिस वाले सब कुएं से एक लड़की की बॉडी निकाल रहे होते हैं। इस लड़की की नाम होती है कणी, और यह लड़की मधु का नेबर होती है। इसके बाद हम लोग इस कहानी के लीड कैरेक्टर रोहन को देख पाते हैं, जो इस समय एक लड़की के साथ एंजॉय कर रहा होता है। दरअसल रोहन अपने घर पर अपने दोस्तों के लिए छोटी सी पार्टी रखी होती है, तो इसके सारे दोस्त यहाँ आकर एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी दौरान रोहन का एक बेस्ट फ्रेंड रोहन को बताता है कि हमारी क्लासमेट कणी थी ना, उसने खुद को खत्म कर लिया। उसको मरे हुए 2 दिन हो गए हैं, कल ही उसका फ्यूनरल है, हमें जाना चाहिए। यह बात सुनकर कि कणी की मौत हो गई, रोहन तो शॉक्ड में रह जाता है। कहता है कि ठीक है, हम कल चलेंगे। अब सुबह होने के बाद रोहन अपने फोन में कणी के मैसेजेस को चेक करता है। इसी से हम लोगों को यह बात मालूम पड़ती है कि कणी और रोहन के बीच कुछ समय पहले रिलेशनशिप था। बाद में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। रोहन तो यही सोच रहा होता है कि क्या कणी मेरी वजह से मर गई। अब सच्चाई जानने के लिए रोहन डिसाइड करता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ कणी के घर पर जाऊंगा। इसके बाद रोहन अपने दोस्त के साथ कणी के घर पर जाता है, जहां इसकी मुलाकात मधु से होती है। मधु रोहन को पहले से जानता होता है, तो रोहन मधु को पहचान कर इससे थोड़ा बात करता है। इसके बाद मधु रोहन और उसके दोस्त को कणी के घर पर लाकर कुछ मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये लोग कणी के क्लासमेट्स हैं। थोड़ी देर के बाद रोहन बस ऐसे ही घूमते हुए कणी के कमरे में जाता है। वहां पर एक हेयर पिन होती है। रोहन इसे उठाकर बस ऐसे ही प्रेस करते रहता है, कणी को याद करते हुए। इसके बाद रोहन टेरेस पर जाता है, तो यहाँ कणी का भाई किरण होता है। किरण रोहन को देखकर कहता है कि भैया आप कब आए, क्या आपके पास सिगरेट है? सिगरेट पिए हुए कितना दिन हो गया? अब इसी बातों के दौरान रोहन किरण से पूछता है कि क्या कणी मरने से पहले तुम्हें कुछ बोला था? किरण कहता नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं कहा था। हम दोनों ज्यादा बात नहीं करते, और वैसे भी वह अपने पर्सनल बातें मुझे शेयर नहीं करती थी। सबसे पहले मैं ही कुएं में कणी की डेथ बॉडी को दिखी। पहले लगा दूसरा कुछ है, मगर करीब से देखा तो कणी थी। पता नहीं कणी तो कब का कुएं में गिरी थी, लेकिन उसकी लाश निकाला गया तो बहुत भयंकर दिख रही थी। मुझे तो रात को नींद ही नहीं आ रही। अब रात होने के बाद रोहन अपने घर आता है। फ्रेश वगैरह होकर जब सोने जाता है तो इसके टेबल पर वही हेयर पिन होती है। मतलब कि गलती से रोहन कणी की हेयर पिन अपने घर ला लिया जेब में रखकर। अब जो भी हो, रोहन कणी को याद करके सो जाता है। आधी रात को रोहन देखता है कि इसके कमरे की खिड़की खुली हुई है, और वहां जाकर चेक करता है कि आखिर क्या है। वहां कोई नहीं होता। जब खिड़की बंद करके कमरे में आता है तो दरवाजा ओपन हो जाता है, और उसी तरह हॉल में से घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही होती है। सोच रहा होता है कि क्या अभी भी काम वाली बाई घर में ही है। वो आवाज लगता है, चेक करता है, मगर घर में कोई नहीं होता। अब सुबह होने के बाद वो मधु अपनी मां के पास आकर पैरों में मालिश कर रहा होता है। तभी खांसने लगता है। इसकी मां कहती है कि बेटा तुमको काम छोड़कर दूसरा काम कर लो। मधु कहता है कि कंस्ट्रक्शन वाला काम है मां, एलर्जी तो होता ही है। अगर मैं यह काम छोड़ दिया तो दूसरा कौन काम करूंगा? इसकी मां कहती है तुम वही काम करना जो तुम्हारे पिताजी किया करते थे। शायद मधु के फादर पुजारी वगैरह थे। मधु कहता है कि अगर उस टाइम पापा पढ़ाई कर करके सरकारी जॉब किए होते तो वह जॉब मुझे मिल जाती, मेरी भी लाइफ बन जाती और उनकी भी। मधु की मां को यही लगता है मधु के अंदर भी कुछ इसके पापा की तरह शक्ति है, मतलब नेगेटिव एनर्जी को महसूस करने की शक्ति। इसकी मां कहती है कि बेटा अगर तुम चाहते तो तुम उस लड़की को बचा सकते थे। मधु कहता है कि मां, जो मुझे लगता है अगर मैं इस बारे में गांव वालों को बताऊंगा तो सारे गांव वाले मुझे पागल कहेंगे। इधर शाम के वक्त रोहन अपने एक दोस्त से मिलता है, और हम लोगों को मालूम पड़ता है कि रोहन यूएसए जाने वाला है। शायद वहां इसकी बहन रहती है।
अब इसके बाद रोहन जब सो रहा होता है तो इसे ऐसा लगता है कि मेरे कमरे में मेरे पास कोई आ रहा है। रोहन जब देखता है तो कोई नहीं होता, और उसी तरह रोहन के बेड पर एक गड्ढा जैसा होता है, मतलब कि यहां कोई बैठा हो, और रोहन के आंखों के सामने ही वो गड्ढा चला जाता है, मतलब कि कोई बैठकर उठा हो, और इसे फिर से घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगती है। अब रोहन बिना अपने कमरे में गए इसी हॉल में बैठा रहता है। समझ जाता है कि अब मेरे पीछे कणी की आत्मा लग चुकी है। रात भर सोता नहीं। इधर कणी का फादर उस कुएं को बंद करवा देते हैं, और इधर रोहन यूएस जाने के लिए अपना फ्लाइट का टिकट बुक कर लेता है। अब रात होने के बाद रोहन को फिर से डर लग रहा होता है, लेकिन हिम्मत करके किचन में जाकर आइसक्रीम खाने लगता है। जब वहां से आगे बढ़ता है तो अपने आप ही आइसक्रीम के डिब्बे का ढक्कन निकलकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद देखता है कि कोई मेरा बाल संवार रहा है, मतलब कि इसका बाल अपने आप ही हिल रहा होता है। अब इस वाकया को देख रोहन के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और इसी समय कणी की आत्मा रोहन के ऊपर हमला बोल देती है। इससे बहुत मारती पीटती है, हाथ काटती है, गला दबाने की कोशिश करती है। इसके बाद वह आत्मा रोहन को बहुत दूर पटकती है, जिस वजह से रोहन बेहोश हो जाता है। अब सुबह होने के बाद घर पर काम वाली बाई और सिक्योरिटी गार्ड रोहन को जगाते हैं। रोहन जब होश में आता है तो इसे पूछते हैं कि सर, आपके चेहरे पर यह जख्म के निशान कैसा? रोहन तो इन्हें कुछ नहीं बताता, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने इस बारे में रोहन के पापा के पास कॉल करके बता दिए होते हैं कि रोहन कल रात सीढ़ियों के नीचे पड़ा था। अब रोहन का पापा रोहन के पास कॉल करके इसे डांटने लगते हैं, मतलब कि रोहन का पापा यह समझ रहे होते हैं कि रोहन नशा वगैरह कर रहा है, अपने काम पर नहीं जा रहा। इसके बाद रोहन अपना फोन लेकर कणी के साथ बिताए उन पलों का वीडियो देख रहा होता है जब दोनों रिलेशनशिप में थे उस वक्त का। उस समय कणी रोहन के बालों को बहुत पसंद करती थी, इसके बालों के साथ खेलती थी। रोहन कहता है कि साली मरने के बाद भी मेरे बालों को नहीं छोड़ रही है, इस वजह से रोहन अब अपना बाल छोटा करवा लेता है। इसके बाद रोहन मधु को कॉफी शॉप पर बुलाता है, बोलता है कि मैं आपको ज्यादा जानता नहीं, लेकिन यह बातें मैं किसे शेयर करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कुछ महीनों पहले मेरी मुलाकात कणी से हुई। कुछ समय में हम दोनों बहुत क्लोज आ गए। हम दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से कणी बदल गई। मुझसे वह शादी करने की जिद करने लगी, मेरे पास बार बार कॉल करने लगी, मैसेज करने लगी। मैं उसके इस हरकत से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। मैं उसे अवॉइड करने लगा। उसके कुछ दिनों के बाद से कणी के ना ही मेरे पास कॉल आए और ना ही मैसेजेस, और हाल ही में मुझे मालूम पड़ा कि कणी ने खुद को खत्म कर ली। लेकिन वो कणी अब मरने के बाद भी मुझे परेशान कर रही है। कल रात वो मेरे ऊपर हमला की। सारी बातें सुनने के बाद मधु कहता है कि इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। रोहन कहता है कि आप ही कणी के परिवार वालों से बात करके कोई पूजा पाठ वगैरह करवा दीजिए। अगर मैं इस बारे में किसी को बताऊंगा तो वह मेरे बात पर यकीन ही नहीं करेंगे। समझ नहीं आ रहा कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूं। मधु कहता है कि देखिए, कोई आदमी मर जाता है तो उसकी आत्मा 16 दिनों तक इसी धरती पर रहती है। 16 दिन के बाद एक पूजा होती है। पूजा होने के बाद ही वह आत्मा इस धरती से चली जाती है। वो आत्मा इन 16 दिनों में अपने मनपसंद के लोगों के साथ समय बिताती है। अगर किसी की मौत अनहोनी तरीके से हो जाए, जिस तरह कणी की हुई, तो वह आत्मा थोड़ा खतरनाक होती है। तो आप 16 दिनों तक कैसे तैसे करके एडजस्ट करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब मधु जिस तरह से कहा तो रोहन अपने घर आकर अब 16 दिनों के बाद होने वाली उस पूजा का इंतजार करने लगता है। अब 16 दिनों के बाद कणी के घर पर पूजा रखी जाती है। उस पूजा में रोहन वहां जाता है। पूजा खत्म होने के बाद रोहन अपने घर आता है और सबसे पहले अपने बेडरूम में चेक करता है कि क्या कणी की आत्मा अभी भी मेरे कमरे में है या चली गई। थोड़ी तलाशी करने के बाद रोहन को मालूम पड़ता है कि आत्मा चली गई, तो यह सुकून से अपने बेड पर लेटता है, क्योंकि ये इतनी रातों से ठीक ढंग से सोया ही नहीं। अगले रात रोहन अपने घर पर पार्टी रखता है और इस पार्टी में कणी के भाई किरण को भी बुलाता है। किरण को कहता है कि तुम्हारे माइंड को थोड़ा बदलाव मिलेगा, इसलिए मैंने तुम्हें पार्टी पर इनवाइट किया। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम बेझिझक मुझसे मांगना। एक काम करता हूं, मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डाल देता हूं। किरण कहता है कि नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन रोहन नहीं मानता तो किरण को गुस्सा आता है। बोलता है कि क्या आपको मैं एक हेल्पलेस लड़का लगता हूं? जब से मेरी बहन कणी मरी है तब से हर कोई मेरे ऊपर एहसान जाता रहे हैं, घर वाले, बाहर वाले, रिश्तेदार। रोहन किरण को समझाने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ, लेकिन किरण रोने लगता है। मतलब कि जब से इसकी बहन मरी तब से किरण खुलकर रोया ही नहीं। रोहन कहता है दिल खोलकर रो लो,
इसके बाद रोहन ड्रिंक लाने के लिए किरण को थोड़ा आगे भेजता है। तभी रोहन को वहीं घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगती है। अब घुंघरू की आवाज सुनकर रोहन के तो डर के मारे पसीने निकल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी भी कणी की आत्मा नहीं गई। ये आत्मा किरण के पास आकर इसे बालकनी से नीचे गिराने की कोशिश करती है। तभी रोहन जल्दी से किरण के पैर पकड़ लेता है, गिरने से उसे बचाता है। लेकिन वह बचा नहीं पाता, किरण नीचे गिर ही जाता है। किरण के सर पर गहरा चोट लगता है, इसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। इसके बाद रोहन किरण को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाता है। किरण की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है। इसके बाद मधु किरण के पास आता है, कहता है कि आपने क्यों किरण को पार्टी पर बुलाया। कणी के माँ बाप का उनका इकलौता बेटा है किरण, और वो भी आपकी वजह से अस्पताल में वैसी हालत में पड़ा है। वो लोग चाहकर भी आपके ऊपर केस नहीं कर सकते। आप लोग तो बड़े आदमी हो। रोहन मधु को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मधु कहता है कि सर, इस समय आप यहां से जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। इसके बाद रोहन अपने घर आता है। कणी की हेयर पिन को लेकर बस ऐसे ही प्रेस कर रहा होता है। उसी वक्त इसके घर की लाइट चली जाती है और इसके घर में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। रोहन अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन करके इधर उधर चेक करता है। इस दौरान रोहन को वही फिर से घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज को सुनकर रोहन बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। इस बीच इसे एक परछाई नजर आती है, साथ ही इसे कणी की आत्मा भी नजर आती है। दरअसल यहां होश उड़ाने वाली बात यह होती है कि वह आत्मा कणी की नहीं बल्कि किसी आदमी की होती है। अब डर की वजह से रोहन अपने घर के बाहर बैठा होता है। सुबह होने के बाद वह मधु को बुलाता है, दोनों घर के अंदर जाते हैं। मधु को कहता है कि वह आत्मा कणी की नहीं बल्कि किसी आदमी की है। मधु रोहन से कुछ सवाल पूछता है कि क्या आपने हाल ही में इस घर को किसी से खरीदा था, या आपके घर में किसी की मौत हुई थी, या हाल ही में आप किसी कब्रिस्तान पर गए थे। रोहन कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ कणी के घर पर गया था, लेकिन वहां मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। मैंने गलती से कणी की हेयर पिन अपनी जेब में डाल ली थी। मधु कहता है कि वही कारण हो सकता है, जिस किसी की मौत अनहोनी तरीके से होती है उसकी आत्मा धरती पर ही रह जाती है, और उसी तरह उनकी जरूरत की चीजों में उनकी आर्ट मौजूद होती है। लेकिन आपके केस में वह हेयर पिन कणी की तो है, लेकिन आपको जो आत्मा परेशान कर रही है वह कणी की नहीं किसी और की है। इसका मतलब यह है कि कणी और उसकी चीजों को कोई और पसंद करता है। जब आप कणी के रूम में जाकर उस हेयर पिन को लिए होंगे, उस समय वह आत्मा वहीं मौजूद होगी। उसी समय से वह आत्मा आपको फॉलो करने लगी, और इस समय भी वह आत्मा हमारी बातें सुन रही होगी। रोहन कहता है कि सब ठीक है, लेकिन वह आत्मा मुझे क्यों परेशान कर रहा है। मधु कहता है कि यह बातें तो हमें थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने पर ही मालूम पड़ेगी कि आखिर वो शख्स कौन है और वह आपको क्यों परेशान कर रहा है, उसका कणी से क्या कनेक्शन है। इसके बाद रोहन मधु दोनों कणी कमरे पर जाते हैं और उसके कमरे की अच्छे से तलाशी लेते हैं। रोहन कणी के हेयर पिन को उसी जगह रख देता है जहां से उसने उठाया था। कमरे की तलाशी करने के बाद मधु यह ऑब्जर्व करता है कि कणी के घुंघरू नहीं है। मतलब कणी क्लासिकल डांस किया करती थी, जो पैरों में बांधकर घुंघरू डांस करते हैं ना, वही मिसिंग होता है। रोहन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कणी की जिंदगी में कोई लड़का था। मधु कहता है कि आपसे ब्रेकअप होने के बाद शायद उसकी जिंदगी में कोई लड़का आया हो, या कोई लड़का कणी को फॉलो कर रहा हो। यहां सिर्फ लव का नहीं, इश्क का भी मामला हो सकता है। कणी को कोई एक तरफा प्यार भी तो कर सकता है, या कणी का कोई दुश्मन भी हो सकता है। कणी के कमरे की खिड़की से एलस्मा नाम की एक औरत की घर नजर आती है, जो इनकी पड़ोसन होती है। पड़ोस में रहने वाले लोगों को काफी सारे बातें मालूम होगी। इस तरह से दोनों एलस्मा नाम की उस औरत के घर जाकर कणी के बारे में पूछते हैं कि वह कणी कैसी लड़की थी, उसका नेचर कैसा था, क्या उससे कोई मुलाकात करने के लिए आता जाता था। एलस्मा कहती है नहीं, उससे कोई मिलने के लिए नहीं आता था। लगता है कि उसके घर में श्राप लग गया है। पहले वह मर गई और फिर अब उसके भाई की ऐसी हालत। इसके बाद रोहन अपने घर आता है, अपना कपड़ा वगैरह पैक करके बाहर ही स्टे करता है। अब इसी रात मधु जब डिनर कर रहा होता है तो अचानक इसके घर की खिड़कियां दरवाजे अपने आप ओपन बंद होने लगते हैं, और उसी तरह मधु को लगता है कि कोई दरवाजे के रास्ते घर के अंदर आ रहा है। तभी इसके सामने की चेयर अपने आप पीछे हटती है। इस वाकया को देखकर मधु के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मधु जल्दी से अपनी पूजा वाला घर में जाकर दिया जलाकर वहीं छुप जाता है। इसी कमरे के बाहर से घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। वह आत्मा वहां आती है और पूजा वाले दरवाजे के पास से वापस लौट जाती है। अब अगले दिन मधु रोहन दोनों कणी के क्लासिकल डांस स्कूल पर जाकर वहां कणी के बारे में पूछते हैं। यहां एक कणी की फ्रेंड बताती है कि अचानक कणी डांस क्लास आना बंद कर दी। मैंने उसे पूछा कि तुम क्लास आना क्यों बंद कर दी।
उसने बोला कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मधु पूछता है कि क्या यहाँ पर मेल स्टूडेंट भी आते हैं। कणी की फ्रेंड कहती है नहीं, यहाँ केवल फीमेल स्टूडेंट्स ही आते हैं। मधु पूछता है कि क्या कणी का कोई बॉयफ्रेंड था। कणी की फ्रेंड कहती है नहीं, उसकी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मगर उसके साथ एक अजीब सी घटना पेश आई। एक दिन जब हम दोनों क्लास खत्म करके घर जा रहे थे तो उस समय बहुत ही जोर से बारिश होने लगी। हम दोनों एक जेरोक्स की दुकान पर जाकर रुक गए। वहां एक लड़का सिर्फ कणी को ही देख रहा था और अगले दिन वह लड़का यहां क्लास के पास आकर सिर्फ कणी को ही ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने कणी को बोला भी, क्यों ना हम उस लड़के के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, लेकिन कणी इसके लिए मना कर दी। बोली कि छोटी सी बात के लिए क्यों बड़ी प्रॉब्लम खड़ा करना, क्यों ना मुझे लड़के को ही अवॉइड करते हैं। अब इसके बाद मधु रोहन दोनों उस जेरोक्स शॉप की दुकान पर जाकर उस लड़के के बारे में पूछते हैं। दुकान वाला बताता है कि हाँ, मेरे यहाँ 6-7 महीने पहले एक लड़का काम करता था, उसका नाम था फिलिप। 2 महीने ही मेरे दुकान पर काम करके काम छोड़ दिया। उस समय मुझे कोई लड़के की जरूरत नहीं थी, लेकिन चर्च के फादर ने रिक्वेस्ट किया तो मैं उस लड़के को अपने दुकान पर रख लिया। उसकी वजह से मेरे काफी सारे पेपर्स बर्बाद हुए, कोई ना कोई जेरोक्स निकलता ही रहता था। मुझे पता चला कि वह इस समय सऊदी चला गया है। इस तरह से दुकान वाला शख्स फिलिप ने जो जेरोक्स पेपर्स निकाले थे उन्हें दिखाने लगते हैं। मधु रोहन को कहता है कि पास ही में एक शख्स है, उसी के जरिए से ही गांव का काफी सारे लोग गल्फ कंट्री जाते हैं। हमने जो पड़ोस में रहने वाली औरत एलसमा से मुलाकात किया था, उनका भी बेटा मनु भी गल्फ कंट्री गया है। रोहन कहता है कि आप चर्च पर जाकर फिलिप के बारे में इंक्वायरी करिए, मैं एलसमा के घर जाकर उस एजेंट का फोन नंबर लेकर आता हूं। मधु उन जेरोक्स पेपर को ले जाकर चर्च के फादर को दिखाता है और इस बारे में पूछता है। पेपर्स को देखने के बाद फादर कहते हैं कि इसमें के कुछ सेंटेंस बाइबल के हैं और कुछ शब्द इधर उधर के हैं। यह सारे सेंटेंस शब्द किसी किताब में से ली गई होगी। अगर इसे फिलिप ने लिखी है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चर्च के लाइब्रेरी के सारे किताबें वह पढ़ चुका है। मैंने ही उसे सलाह दी कि गल्फ कंट्री जाकर एक अच्छी जॉब कर लो। मधु पूछता है कि फादर, क्या आपके पास फिलिप की कोई तस्वीर है। फादर कहते हैं कि हाँ, मेरे पास एक ग्रुप फोटो है, उसमें फिलिप है। इस तरह से फादर मधु को फिलिप की फोटो दिखाते हैं। इधर रोहन एलसमा के घर जाकर उनके बेटे मनु की फोन नंबर लेता है। एलसमा कहती है कि मुझे तो उसके फोन नंबर मालूम नहीं, कभी कभार ही वो मेरे पास कॉल करता है। तो रोहन पूछता है, तो क्या आपके पास मनु के एजेंट का फोन नंबर है। एलसमा कहती है कि रुको, मैं देख कर बताती हूँ। घर के अंदर आने के बाद रोहन एलसमा के घर में मनु की फोटो को देखता है और फोटो देखकर इसे मालूम पड़ता है कि मनु के नाम ही फिलिप है। इधर चर्च में मधु भी फिलिप की फोटो देखकर शॉक में रह जाता है। इधर रोहन जब फिलिप के कमरे में जाता है तो उसके बेड पर उसकी डेथ बॉडी को देखता है और उसकी लाश सड़ चुकी होती है। मतलबी कि एलसमा सारी दुनिया को यह कह रही थी कि मेरा बेटा सऊदी गया है, सारी दुनिया से यह बात छिपा रही थी कि मेरा बेटा मर चुका है। दरअसल फिलिप की मौत कैंसर की वजह से हुई होती है। उसी वक्त एलसमा रोहन के सर पर जोर से वार कर इसे बेहोश कर देती है। रात होने के बाद जब रोहन को होश आता है तो देखता है कि एलसमा फिलिप की लाश के पास बैठकर बाइबल पढ़ रही है। कहती है कि मुझे पहले से ही मालूम था कि कोई ना कोई मेरे बेटे को ढूंढते हुए यहां तक जरूर आएगा, लेकिन तुम्हें देखकर मैं थोड़ा हैरान हो गई। मरने से पहले मेरे बेटे ने मुझे एक अपनी इच्छा मांगी कि मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बाइबल को पढ़ते हुए खिड़की से हमेशा कणी को ही देखते रहता था। जब जब मेरे बेटे की सांस फूल रही थी, वह मुझे बस एक ही बात कहा था कि मां, मैं कणी का चेहरा भूलते जा रहा हूं। उस समय मैं कणी का फोटो अपने बेटे को थमा दिया, जिसके बाद से मैं कणी की सारी चीजें अपने बेटे को लाकर देने लगी। उसके हेयर पिन, कंघी, घुंघरू, चूड़िया, झुमके। मेरा बेटा जब स्वस्थ था तो उसने एक भी दिन ना ही कणी से बात की और न ही अपने दिल की बात बोली, बस उसे जिंदगी भर देखते ही रहा। मरने से पहले मेरे बेटे ने डिसाइड किया कि मरने के बाद वह इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाएगा, हमेशा कणी के साथ ही रहेगा। वही संकल्प मेरे बेटे को इस दुनिया में बांधकर अभी तक रखा है। तभी इधर मधु एलसमा के घर आता है। चोरी छुपे जब एलसमा के घर की तरफ आता है तो एलसमा एक गड्ढा खोद रही होती है। रोहन को खत्म कर उसे इस गड्ढे में गाड़ने के लिए मधु जल्दी से रोहन के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। उसी वक्त मधु मनु की लाश को देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। मधु रोहन को कहता है कि हमें इसके पैर के घुंघरू निकाल फेंकने होंगे। यही घुंघरू इसे अब तक इस दुनिया में बांध कर रखा है। अब उस घुंघरू को निकालने के लिए ये लोग कोशिश करते हैं, मगर निकल ही नहीं रहे होते, क्योंकि हड्डियों के साथ वो घुंघरू जकड़ गए हुए होते हैं।
रोहन चाकू वगैरह लाने के लिए किचन में जाता है। उसी वक्त एल्समा कुल्हाड़ी लेकर रोहन के ऊपर हमला बोलती हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक तगड़ी फाइट सीन को दिखाया जाता है रोहन और एल्समा के बीच। इधर कमरे में मनु की आत्मा मधु को जकड़ लेती है, इसे खत्म करने की कोशिश करती है। रोहन बहुत ही मुश्किल से एल्समा को जख्मी कर मधु के पास आता है। मधु की सांस रुक चुकी होती है तो रोहन एक बड़ा सा चाकू लेकर मनु के पैरों के घुंघरू के साथ उसके दोनों पैर ही काट देता है और उन दोनों पैरों को जलते हुए चूल्हे में डाल देता है। ऐसा करते ही मन्नू की आत्मा घर का छत फाड़कर यहां से चली जाती है। वही आग एल्समा के घर पर गिरकर इसका घर भी धीरे धीरे जलने लगता है। एल्समा अपने बेटे को याद कर वही बैठकर रो रही होती है। रोहन एल्समा को दिलासा दिलाता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद मधु जब कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है तो इसे मिलने के लिए एक शख्स आता है। कहता है कि मैं आपके पापा को बहुत अच्छी तरह से जानता था। पता चला कि आपका पापा इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन शायद ऐसे केसेस आप हैंडल कर रहे होंगे, इसीलिए मैं आपके पास आया। मेरे जान पहचान वाले के यहाँ घर में प्रॉब्लम है। अगर आप फ्री टाइम में वहां आएंगे, चेक करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। मधु कहता है ठीक है, मैं इस रविवार को आपके यहाँ आऊंगा। इस शख्स के जाने के बाद मधु के पास रोहन आता है। आज ही यूएस जाने वाला होता है अपनी बहन को देखने के लिए। थोड़ी बातचीत करने के बाद रोहन अपने घर आकर कपड़े वगैरह पैक करने लगता है। तभी रोहन शॉकिंगली अपने बेड पर कणी की हेयर पिन को देखता है और उसी तरह उसके बेड पर गड्ढा भी होता है, जैसे कि इस समय वहां पर कोई बैठा हो। रोहन जब उस पर चादर डालता है तो कंफर्म हो जाता है कि यहां कोई बैठा है, मतलब कि वह चादर नीचे गिरती ही नहीं। इसके बाद होना क्या था, रोहन की तो फट रही होती है। शायद वो आत्मा कणी की होगी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।